नमस्कार। सर श्यामला न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं आरपीआई अठावले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवि नारायण सिंह जी। इनसे इनके पार्टी के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। साथ में ये बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ये विधानसभा बांकीपुर से चुनाव में इनकी क्या प्राथमिकता है, विधानसभा को किस तरह से इनका कार्य योजना है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले 35 साल से बिहार में कितना विकास हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। सर आपका सर श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये आरपीआई अठावले जो पार्टी है उससे आप जुड़े, आप पार्टी के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी पार्टी समाज के हर वर्ग की पार्टी है। दलित, शोषित, वंचित, जनरल, SC ST, OBC, माइनॉरिटी सबकी पार्टी है और हमारी पार्टी सामाजिक एकता पे काम करती है। और हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य ये है कि समाज का हर वर्ग एक सामान्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यही मानना है कि हमारे पार्टी का जो मूल आधार है कि कोई भी समाज का किसी भी व्यक्ति अपने आप को ना अगड़ा ना पिछड़ा, सबको सामान्य समझा जाए। ये हमारी पार्टी की मेन एक कहते हैं विचारधारा है, मुख्य विचारधारा जिसको कह लीजिए आप। और हमारी पार्टी दलितों और शोषितों के हित के लिए कार्य करती है और समाज के जो पिछड़े वर्ग के हमारे भाई बहन हैं, जिन तक अब तक आरक्षण या उन सारी चीज़ों का लाभ नहीं पहुंच पाया है, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इस पे हमारी पार्टी मूल रूप से काम करती है। एक तरफ आपकी पार्टी एनडीए गठबंधन में है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री हैं, दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान बांकीपुर विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। यह कैसे संभव है? देखिए, रवि नारायण सिंह बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेगा ये तय है और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत बढ़िया से जानते हैं और उनके नॉलेज में है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गठबंधन में आती है या बिना गठबंधन के लड़ती है या उसके खिलाफ लड़ता हूँ, ये समय बताएगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रवि नारायण सिंह बांकीपुर विधानसभा से ताल ठोक रहा है। आप आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बिहार में 38 जिला में से कितने में आपकी कमेटियां काम कर रही हैं? अभी हम लोग 15 से ज़्यादा जिला में एक्टिव हो चुके हैं और क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के कारण अठावले जी बिहार नहीं आ पा रहे थे, उसके बाद हमने एक जल्द ही हमारी 5 और जिला है जिस पे काम चल रहा है, जहाँ पे कमेटियों को हमने भंग किया था, फिर से नई कमेटी बना रहे हैं। वो पूरी कमेटी 20 जिला को कंप्लीट करने का हमने एक बहुत ही भव्य स्तर पे एक हम पार्टी का यहाँ पे राज्य करिए मीटिंग रखेंगे, जिसमें माननीय अठावले जी भी रहेंगे और उस पे पार्टी की आने वाले विधानसभा चुनाव पे भी बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कितने सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे उस पर बात होगी। हमारे पार्टी से करीबन 25-30 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मजबूत कैंडिडेट्स। उसमें से 1-2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व MLC भी हैं। तो इन सब विषयों में बात होगी और कैसे हम लोग, हमारे पार्टी का क्या रूपरेखा रहने वाला है, हम लोग चुनाव में किस तरह से भागीदारी करने वाले हैं, किस तरह से हमारे जो अभी युवाओं को हमारी पार्टी में हम लोग एक सदस्यता अभियान के माध्यम से जोड़ रहे हैं, उसके बारे में जायज़ा दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अब तक कुल मिला के हमने 24,000 युवाओं को जोड़ दिया है हमारी पार्टी से पूरे बिहार प्रदेश में। उसी को 1990 से लेकर 2024 आ गया, लगभग 34 साल हो गए। 34 साल से बिहार में 1-2 ऐसी मुख्य समस्या हैं जिसके आज तक निदान नहीं हो सका, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, बिहार में जब भी कोई निदान हो पाएगा जब बिहार के युवा, बिहार के बुजुर्ग, बिहार की महिलाएं जात पात से ऊपर उठ के अपना मतों का अधिकार करेंगे। अगर वो अपने मतों के अधिकार को जातीय सोच में दायरे में लाके अगर किसी को जिताएंगे तो कभी भी क्षेत्र का विकास नहीं होगा। बिहार में काफ़ी उद्योग धंधे थे, वो सब बंद हो गए
उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में रहता है, दक्षिणी बिहार सुखाड़ के चपेट में। इस पर अगर आप सरकार में आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, बिहार को लोगों ने लेबर कैपिटल बना दिया है। वी आर लेबर कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे लेबर्स के बिना पूरे बिहार, क्या छोड़िए बिहार की तो बात ही, बिहार तो लेबर कैपिटल है, पूरे देश का एक भी इंडस्ट्री ढंग से सुचारू रूप से चल नहीं सकता है। और ये बात ये सारे पूंजीपति लोग जानते हैं। इसलिए जब भी हमारे यहाँ कोई नया सीएम बनता है, आप देखिएगा जैसे पहले रतन टाटा पहुँच गए थे, नीतीश कुमार जब सीएम बने थे, और बाकी उद्योगपति, अगर इस बार बदलाव होगा तो फिर कोई ना कोई पहुँच जाएगा। और उनका प्रयास ये रहता है कि कैसे भी करके पार्टियों को कोई भी लोभ लालच दे के, बड़ा फंड करके लेबर कैपिटल वाला जो टैग है उसको हटने नहीं दिया जाए। और वो कैसे नहीं हटेगा, जब यहाँ पे कोई उद्योग खुलेगा नहीं। इसलिए बड़ी कंपनियाँ कभी बिहार में उद्योग खोलने का सोचती ही नहीं है। और अगर गलती से कोई यहाँ के बेटा, यहाँ का लाल अपनी कंपनी या फैक्ट्री लगाना चाहे तो उस पर इतना अड़ंगा डाल दिया जाता है कि बेचारा खोल नहीं पाता है। इस कारण से हमारे प्रदेश का जो है ना, एक समझ लीजिए कि हम लोग रुख से गए हैं। तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु को भी एक समय में लेबर कैपिटल कहा जाता था इंडिया का, लेकिन वहाँ पे तेजस्वी सीएम आए, एनटीआर आए, उनके पहले और भी लोग आए, उन्होंने वहाँ पे काम किया और उस लेबर कैपिटल के टैग को हटा के वहाँ इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की। आज तमिलनाडु के लेबर 80% अपने स्टेट में रह के ही काम कर रहे हैं। और तमिलनाडु देखिए कितना तेज़ी से देश के मानचित्र पे अपना नाम कर रहा है, वो देखने योग्य है इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से। तो बिहारी तो वैसे भी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हमारा कौम है। हमारे टैलेंट का तो गुणगान नासा वाले भी करते हैं। लेकिन बस यही बात है कि हमारे जो भी यहाँ सत्ता पे शीर्ष में आते हैं वो 1000, 2000 करोड़, 500 करोड़ में बिक जाते हैं। उनका ईमान इतना ही है, जिस कारण से ये लेबर टैग हटता नहीं है, नई इंडस्ट्रीज़ बसती नहीं है। और हमारे बिहार का युवा वही बेरोजगार, वही लेबर, वही छोटा काम, वही डी ग्रुप की नौकरियों के पीछे पड़ा रहता है। आपके हिसाब से जो हमारे बिहार के खेवनहार हैं वही हमारे नैया को डुबाने में लगे हुए हैं? देखिए, उनसे ज़्यादा मैं कहूँगा जनता इसकी दोषी है। क्योंकि आप जब वोट देते हैं तो आप जीजा जी की तरह जात देखते हैं अपने नेता का। तो पहले तो मुझे ये बताएं जनता कि क्या वो नेता चुनती है या जीजा जी चुनती है? जात तो हम लोग शादी के समय देखते हैं ना श्यामल जी, आप भी अपने घर में शादी करते होंगे तो अब आप जात देखते होंगे। लेकिन जब आप जात वोट के समय देखिएगा और जीजा जी चुन के लाइएगा तो जीजा जी किसी का भला किए हैं, कुछ ले के ही गए हैं, दे के नहीं गए। तो सबसे बड़ी दोषी हमारी बिहार की जनता है। जब तक वो जात पात से बाहर नहीं निकलेगी, बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। बिहार से शिक्षा के नाम पर और रोजी रोजगार के नाम पर लाखों युवा अपने परिवार को छोड़कर पलायन होने को विवश है, मजबूर है। अभी 4 दिन पहले मैं खुद राजेंद्र नगर से क्रॉस कर रहा था तो देखा संपूर्ण क्रांति में काफ़ी मारामारी है। इस पलायन पर आपका क्या कहना? पलायन पे यही कहना है कि शिक्षा को बनाया, शिक्षा इस हिसाब से डिज़ाइन भारत का है कि ये लोगों को गुलामी सिखाती है हमारे, क्योंकि हम आज भी वही अंग्रेज़ों के दिए गए मॉडल पे चल रहे हैं। हमारी अपनी कोई शिक्षा नीति कभी रही नहीं। हम आज भी वही एनसीईआरटी पर, थोड़ा बहुत मोदी जी ने हल्का फुल्का चेंज किया, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की नीति पे चल रहे हैं। पहले हम रोज़गार देने की बात करते थे, आज शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे युवा नौकरी की बात करते हैं। MBA करके लोग बड़ा उद्योग खड़ा करते हैं, हमारे युवा MBA करने का बढ़िया प्लेसमेंट खोजते हैं। जब तुम नौकर ही बनने के लिए पैदा ही हुए हो, जब तुम्हारे माँ बाप ही बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपको नौकरी ही करना है, कभी किसी के माँ बाप सिखाते हैं कि आपको बिजनेस खड़ा करना है, आपको अपना रोज़गार खड़ा करना है? नहीं। और गलती से अगर बेचारा पढ़ लिख के कुछ अपना रोज़गार खड़ा करने निकल भी गया तो 4 लोग उसको अपने ही समाज के, अपने ही अगल बगल का उसको लगा इतना अच्छा तो पढ़े लिखे हो, जाओ नौकरी कर लो। भैया सबसे पहले ये मेंटलिटी से बाहर निकलिए। आप रोज़गार दे सकते हैं, आप बिहारी हैं और एक बिहारी 100 करोड़ पे भारी। तो आप अब रोज़गार दीजिए। रोज़गार पाने के प्रयास में संपूर्ण क्रांति और जितने भी अन्य ट्रेन हैं उन पर भीड़ ना बढ़ाएं। आप पूरे देश छोड़िए, आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं क्योंकि आप बिहारी हैं। आप बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी में हैं। बांकीपुर में वर्तमान जो विधायक हैं वो लगातार उनकी दूसरी पीढ़ी यहाँ चुनाव जीतती आ रही है। आप उनसे किस तरह से टक्कर लेने की तैयारी में हैं? देखिए, फालतू लोगों के बारे में बात करके हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं।
और टक्कर की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे मुफ्त अस्पताल और मुफ्त स्कूल बनाने की प्रयासरत हूँ, प्रयासधर हूँ। मैं चाहता हूँ कि बांकीपुर का हर एक युवा का जो एजुकेशन हो वो मुफ्त हो। बांकीपुर में हर एक बुजुर्ग जिनको कभी भी भगवान ना करे इलाज की ज़रूरत पड़े तो उनके घर पे 1 रुपये का भी आर्थिक बोझ ना आए, उनको अपने परिवार का सोना, ज़मीन या घर नहीं बेचना पड़े, ये मैं चाहता हूँ। इसका पक्षधर हूँ मैं, बांकीपुर के विकास का पक्षधर हूँ। कोई भी फालतू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या किया, उसको कोसना वो मेरा मेंटेलिटी नहीं है, ठीक है। अगर अगले में इतनी कैपेसिटी और कहते हैं ना कैपेसिटी और अगले में तो कैलिबर होता है, या अगले में इतनी क्या कहते हैं इच्छा शक्ति होती, तो वो बांकीपुर का विकास कर चुके होते। रवि नारायण सिंह को बांकीपुर से चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और आप भी कृषि परिवार से जुड़े हैं। कृषि की जो स्थिति है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में कृषि की स्थिति इसलिए बहुत ही दयनीय है क्योंकि यहाँ पे ना किसानों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है कि क्या उगाया जाए, क्या नहीं उगाया। महाराष्ट्र जाइए, वहाँ पे ना आप देखिएगा कि वहाँ पे जितने भी किसान हैं उनको सरकार गाइड करती है कि अच्छा अपने ना आधे बीघा में ये उगा दीजिए, आधे बीघा में फलां उगा दीजिए, आपको दोनों से मिक्स क्रॉप ब्रीडिंग करके आपको फ़ायदा होगा, आप डबल का मुनाफा लाएंगे। हमारे बिहार में किसी किसान को, क्या आप भी तो किसान परिवार से आते हैं, कि आपको कभी कोई आके गाइड किया है कि आप अपना 5 बीघा 10 बीघा में क्या उगाइए? नहीं ना। लेकिन महाराष्ट्र के 1 बीघा वाले को भी जाके सरकार बताती है, गुजरात में बताती है कि आप ये उगाइए, आप मिक्स क्रॉप ब्रीडिंग करिए, आप सिंगल क्रॉप फार्मिंग करिए, डबल क्रॉप फार्मिंग करिए, मल्टी लेवल क्रॉप फार्मिंग करिए। तो यहाँ पे ये सब समझाने के लिए सरकार को फुर्सत कहाँ है? सरकार क्या करती है? तो शराबबंदी। सरकार क्या करती है? तो भाई देखो जो बैग में दारू लेके आ रहा है उसको अरेस्ट कर दो। सरकार क्या करती है? तो सरकार दलित, शोषित और वंचित को, आप देख लीजिए जितने भी शराब के मामले में जो जेल जाते हैं उसमें 80% दलित शोषित है। सरकार आज के समय में सिर्फ शोषितों और वंचितों को सिर्फ परेशान करने का काम कर रही है। और कहीं भी आप देख लीजिए किसानों के लिए कुछ भी बढ़िया बिहार में मुझे होता नहीं दिख रहा। कागज़ पे होता हो तो नहीं कह सकता, ज़मीन पे नहीं दिखता है। ठीक ठाक ज़मीन है मेरा, ठीक ठाक लोगों से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक ठाक ज़िले के लोगों से मिलता जुलता हूँ। कभी किसी ने मुझे नहीं बोला कि सर हमारे यहाँ फलां आए थे और उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप ऐसे ऐसे फार्मिंग करिए, ये क्रॉप उगाइए, वो काम करिए, ये बीज अच्छा रहेगा, वो बीज खराब। किसी को कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यही है, किसानों को कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि उसको भी लेबर बना दिया जाए। आप देख लीजिए ना कि 80% किसान तो लेबर बन गया बिहार का। जो 10-20 कट्ठा वाला किसान हो तो लेबर ही है, और बीघा वाला भी लेबर बन रहा है। ज़मीन बेच के बच्चा को पढ़ा रहा है, बेटा पढ़ने के बाद बोलता है कि हम भी नौकरी करेंगे, 10 साल 15 साल तक उसको नौकरी नहीं मिलता है, वही ज़मीन बेच के खाता है, और वो भी 5-10 कट्ठा पे आ गया। उसका नीतीश कुमार अभी ऐसे भी ज़मीन भूमियारों से, राजपूतों से ज़मीन छीनने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अपनी नई ये ज़मीन नीति, आपको पता ही है, ये जो नया नीति लाए हैं, ज़मीन अधिग्रहण का जो नया इन्होंने फंडा और फॉर्मूला निकाला है ही ज़बरदस्त। अभी जो नया सर्वे का व्यवस्था आया है कि सर्वे होना है बिहार में, वो सर्वे पर कुछ जिला में विरोध भी चल रहा है। इस विरोध पर आपका क्या कहना? ये बेबुनियाद फालतू नीतीश कुमार के जीवन काल का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन है। मैं नीतीश कुमार को बिहार का निर्माता कहता हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर एक काम का मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं, और ये कहीं ना कहीं समाज में असहिष्णुता फैलाने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है। कहीं ये बिहार में सिविल वॉर का जनक ना बन जाए, कहीं से रणवीर सेना, कहीं से कम्युनिस्ट खड़े ना हो जाए। मुझे ये बात का डर है। आज जो बिहार शांत है, कहीं फिर से उग्र ना हो जाए, क्योंकि बिहारी हैं हम। हमारी ज़मीन पे जब आई है, बड़े आंदोलन और बहुत खूनी संघर्ष हुए हैं। बिहार ने पहले भी देखा है, और मुझे लगता है कहीं जाते जाते अपने, कहते हैं ना, बुढ़ापे में मज़े के लिए पूरे बिहार को बर्बाद ना कर दे। इन्होंने जो बनाया वो तो ताश से पूरा, एक कहते हैं ना, गड्डी बनाई, उसको खुद ही तोड़ के कहीं चले ना जाए। मेरा ये अपना मानना है। ताश के घर को गिरा के ना जाए, लग तो कुछ वैसा ही रहा है। आप बिहार के निर्माता, आपने बिहार को बना दिया, और आप उसके बाद एंड में ये सर्वे के नाम पे आप समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जाते हैं चुपचाप मीटिंग करते हैं, आपके नेता जदयू के और बाकी के कहते हैं कि अरे हम तो ज़मीन छीन के आपको देने वाले हैं। संभव है आज के समय में किसी का ज़मीन छीन के दे देना?
नहीं तो शुरुआती पहला जो टर्म था उस टर्म में भी इनके सरकार पर आरोप लगा था कि भागलपुर में सृजन घोटाला, फिर एक टीसीडीसी बिल का घोटाला का ये हुआ था, लेकिन सत्ता में रहते हुए सब पर लिपापोती हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इन सब पे यही कहूँगा कि नीतीश कुमार एक बढ़िया नेता हैं, बढ़िया लीडर हैं, काम ठीक कर रहे हैं। अब छोटी मोटी समस्या हमेशा हर जगह होती रहती है। अब जहाँ तक बात है घोटाले की, मैं जज तो हूँ नहीं कि मैं इस पर अपनी राय रखूँ, लेकिन इस समय जो ज़मीन नीति है उसका मैं पुरजोर विरोधी हूँ। उसके लिए अगर मुझे रोड पे आके जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। आप अपना पर? मेरा नाम रवि नारायण सिंह है, RPIA प्रदेश अध्यक्ष। अभी आप RPI अठावले के प्रदेश अध्यक्ष रवि नारायण जी को सुन रहे थे। आप सच अमला न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। उस पर दिए गए नंबरों पर आप अपने विज्ञापन वगैरह के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।